नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उदारीकृत ड्रोन नियमावली 2021 को अधिसूचित किया गया। ई श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए लॉन्च किया गया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने बिटरेट सैटेलाइट संचार सेवाओं को प्रोत्साहित करने के तरीकों से संबंधित सुझाव दिए। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से प्रश्न किया है कि क्या पीएम केयर्स फंड कोविड-19 से अनाथ हो चुके बच्चों की सहायता कर सकता है। नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया। और अब खबरें विस्तार से। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उदारीकृत ड्रोन नियमावली 2021 को अधिसूचित किया गया। ये ड्रोन नियमावली मार्च 2021 में जारी मानव रहित विमान प्रणाली नियमावली 2021 को बदलेगी। मार्च 2021 के नियमों को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि वे स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधात्मक थे और उनमें कागजी कार्रवाई ज्यादा थी। इसके अलावा ड्रोन उड़ाने के लिए भी कई विभागों से अनुमति लेने की जरूरत पड़ती थी। साथ ही इसमें बहुत ही कम फ्री टू फ्लाई ग्रीन जोन थे। आइए अब बात करते हैं नई नियमावली के मुख्य प्रावधानों के बारे में। इसमें विशिष्ट प्राधिकार संख्या और विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या सहित अन्य अनुमोदन संबंधी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ता के अनुकूल सिंगल विंडो प्रणाली के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें न्यूनतम मानव इंटरफेस होगा और अधिकांश अनुमति स्वतः जनित होगी। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले और लाल क्षेत्रों के साथ इंटरैक्टिव एयर स्पेस मानचित्र प्रदर्शित किया जाएगा। नो परमिशन, नो टेक ऑफ, रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन, जियो फेंसिंग आदि जैसी सुरक्षा सुविधाओं को भविष्य में अधिसूचित किया जाएगा और उनके अनुपालन के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। भारत में पंजीकृत विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा ड्रोन संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ड्रोन और ड्रोन घटकों के आयात को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा विनियमित किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन नियमावली 2021 के तहत ड्रोन का कवरेज या भार सीमा 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है। इसमें ड्रोन टैक्सियां भी शामिल होंगी। इस नियमावली का काफी महत्व होगा क्योंकि ये नवोन्मेष और व्यवसाय की संभावनाओं के सृजन के लिए स्टार्टअप्स की सहायता करेगी। भारत के सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगा। भारत के वर्ष 2030 तक विश्व ड्रोन केंद्र बनने की संभावनाओं को प्रोत्साहित करेगी। ड्रोन को शिपिंग, पार्सल वितरण, मानचित्रण, बीमा दावे, अवसंरचना प्रबंधन, निर्माण पर्यवेक्षण, इवेंट फोटोग्राफी, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, वन्यजीव निगरानी, भू सर्वेक्षण और फिल्मांकन के लिए उपयोग किया जा सकेगा। ई श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए लॉन्च किया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2018-19 के मुताबिक भारत के कुल कार्यबल का 93% असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। आपको बता दें कि उनमें से अधिकांश किसी भी सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे पेंशन, बीमा आदि से वंचित रह जाते हैं। इस पोर्टल की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ प्रदान करने के लिए सभी पंजीकृत कामगारों को सार्वभौमिक खाता संख्या यानी यूएएन के साथ एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए और आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए की दुर्घटना क्षतिपूर्ति राशि का प्रावधान किया गया है। ये डेटाबेस असंगठित क्षेत्र के कामगारों की पहचान करने और उन तक पहुंचने तथा संकट के समय उन्हें राहत प्रदान करने के लिए अधिकारियों के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करेगा। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 1 के उपबंध 1 के अनुसार असंगठित क्षेत्र ऐसे उपक्रम हैं जिसका स्वामित्व किसी व्यक्ति अथवा स्वनियोजित कामगार के पास हो और जो किसी वस्तु के उत्पादन तथा विक्रय में नियोजित हो अथवा जो किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करता हो और जहां कोई उपक्रम किसी कामगार को नियोजित करता हो और ऐसे कामगारों की संख्या 10 से कम हो, इस रूप में असंगठित क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है। इसी संदर्भ में एक और खबर चर्चा में है।
असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना के रूप में आरंभ की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष में केवल 15,283 कामगारों के नए नामांकन के साथ स्थिर बिंदु पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम निश्चित पेंशन प्रदान करती है। इसमें प्रवेश की आयु 18 वर्ष है और अभिदाता की मृत्यु होने की स्थिति में पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध है। ये एक सुमेलित सहयोग पर आधारित योजना है। इसमें सरकार द्वारा भी ग्राहक के अंशदान के समान राशि का योगदान किया जाता है। इसके तहत पात्रता की बात की जाए तो संबंधित व्यक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी आदि जैसी किसी भी सरकारी योजना में शामिल नहीं होना चाहिए और वो आयकर दाता नहीं होना चाहिए। ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है। ये आधार के साथ प्रमाणित डेटाबेस है जिसकी कवरेज 97% है। 38 करोड़ असंगठित कामगारों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू श्रमिक, दूध वाले, ट्रक चालक, मछुआरे, कृषि श्रमिक और इसी प्रकार के अन्य श्रमिकों को शामिल किया जाएगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने बिट रेट सैटेलाइट संचार सेवाओं को प्रोत्साहित करने के तरीकों से संबंधित सुझाव दिए हैं। ट्राई ने लो बिट रेट अनुप्रयोगों के लिए सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क पर परामर्श पत्र जारी किया है। लो बिट रेट अनुप्रयोग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित उपकरण ऐसे उपकरण होते हैं जो न्यूनतम क्षति के साथ संकेतों को भेजने का कार्य प्रभावी ढंग से निष्पादित करते हैं। ये ऐसे सुदूर तथा दुर्गम क्षेत्रों के कवरेज में सहायता प्रदान करेगा जहां स्थलीय कवरेज या अन्य कनेक्टिविटी विकल्प उपलब्ध नहीं है। इस तरह इससे कनेक्ट इंडिया मिशन को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अंतर संबंधित कंप्यूटिंग उपकरणों, यांत्रिक और डिजिटल मशीनों, वस्तुओं, पशुओं या लोगों की एक भौतिक प्रणाली है जिसे विशिष्ट पहचानकर्ता यानी यूनिक आइडेंटिफायर्स प्रदान किए जाते हैं। इनमें मानव से मानव या मानव से कंप्यूटर संपर्क की आवश्यकता के बिना नेटवर्क पर डेटा भेजने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रारूप आईओटी नीति के अंतर्गत आईओटी विशिष्ट पहलों के संचालन के लिए समितियों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के हिस्से के रूप में आईओटी का लाभ प्राप्त करने की एक योजना की रूपरेखा भी तैयार की है। आईओटी का परिवहन और लॉजिस्टिक्स में बेड़ा प्रबंधन, माल ट्रैकिंग आदि में योगदान है। इसके अलावा इसकी उपयोगिताएं स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट ग्रिड प्रबंधन में है, स्मार्ट सिटीज, पार्किंग सेंसर, अपशिष्ट प्रबंधन आदि, स्मार्ट बिल्डिंग में, स्मोक डिटेक्टर और होम ऑटोमेशन में। इसके अलावा उपभोक्ताओं की दृष्टि से बच्चों या वरिष्ठ जनों के धारण करने योग्य ट्रैकिंग डिवाइस, औद्योगिक क्षेत्रों में प्रक्रियात्मक निगरानी एवं नियंत्रण रखरखाव निगरानी के लिए, पर्यावरण में खाद्य निगरानी या सतर्कता पर्यावरण निगरानी के लिए और कृषि में जलवायु या कृषि निगरानी, पशुधन ट्रैकिंग डिवाइस आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से प्रश्न किया है कि क्या पीएम केयर्स फंड कोविड-19 से अनाथ हो चुके बच्चों की सहायता कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से ये प्रश्न किया है कि क्या उन बच्चों की शिक्षा के लिए पीएम केयर्स फंड से तत्काल निधि जारी की जा सकती है जो महामारी के दौरान अनाथ हो गए हैं या उनके कानूनी अभिभावकों या माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने ये सूचित किया है कि कोरोना वायरस प्रकोप से 9,346 बच्चों के माता पिता में से एक की मृत्यु हो गई है। साथ ही 1700 से अधिक ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है। आइए अब आपको बताते हैं आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष पीएम केयर्स फंड के बारे में। ये किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या विपदा जैसे कि कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न संकट की स्थिति से निपटने के लिए एक समर्पित कोष है। इस कोष में व्यक्तियों या संगठनों द्वारा योगदान किया जाता है जो पूर्णतः स्वैच्छिक योगदान होता है। आपको बता दें कि इसके लिए कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। पीएम केयर्स फंड में किया गया दान आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर लाभ के अधीन होता है। साथ ही इसमें किए गए दान की गणना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर व्यय के रूप में भी की जाती है। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री फंड के पदेन न्यासी हैं। कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए कई उपाय किए गए हैं
जैसे कोविड से प्रभावित बच्चों को सहायता और उनके सशक्तिकरण के लिए पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना आरंभ की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जैसे गंभीर प्रयासों के माध्यम से कोविड प्रभावित बच्चों की पहचान करने की जरूरत है। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को अपलोड किया जाए। इसके अलावा बच्चों का अस्थायी पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। अगली खबर एसडीजी गोल से संबंधित है। नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड देश में अपनी तरह का पहला प्रयास है। ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तकनीकी समर्थन के साथ नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का एक सहयोगात्मक प्रयास है। सूचकांक का विमोचन एसडीजीज को वैश्विक से राष्ट्रीय से स्थानीय तक ले जाने के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करता है। ये सूचकांक नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स पर आधारित है। ये 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के जिलों के सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित प्रदर्शन का मापन करता है। साथ ही प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए ये प्रदर्शन के आधार पर जिलों को रैंकिंग भी प्रदान करता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके एसडीजी इंडिया इंडेक्स में प्राप्त अंकों के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: आकांक्षी, प्रदर्शनकर्ता, अग्रणी और प्राप्तकर्ता। रैंकिंग प्रदान करने के लिए शामिल किए गए 103 जिलों में से 64 जिले अग्रणी यानी फ्रंट रनर श्रेणी में थे, जबकि 39 जिले प्रदर्शनकर्ता श्रेणी में थे। आइए बात करते हैं भारत में एसडीजीज के स्थानीयकरण के बारे में। एसडीजीज का स्थानीयकरण सतत विकास एजेंडा 2030 को उनके स्थानीय प्रयासों और प्रभावों में परिणत कर रहा है, जो एसडीजीज की वैश्विक उपलब्धि में योगदान करते हैं। ये रणनीतियों के विस्तार में तथा कार्यान्वयन के परिवर्तनकारी साधनों के उपयोग और निगरानी एवं रिपोर्टिंग के सुदृढ़ तरीकों के प्रयोग में सरकारों और हितधारकों के सभी स्तरों को एकीकृत करने की आवश्यकता को संबोधित करता है। आइए अब आपको बताते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक निर्धारण की पद्धति के बारे में। इसके तहत सबसे पहले पहचान की जाती है, यानी राज्यवार स्वीकार्यता और डेटा उपलब्धता के आधार पर राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क एसडीजी इंडिया इंडेक्स से संकेतकों का निर्धारण किया गया। मानकीकरण के तहत प्रत्येक संकेतक का अंकों के आधार पर दोबारा से निर्धारण किया गया। इसमें 0 सबसे खराब प्रदर्शन को दर्शाता है और 100 लक्ष्य प्राप्ति को दर्शाता है। इसके अलावा भारांश, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रथाओं के अनुरूप प्रत्येक संकेतक के लिए समान भारांश को अपनाया गया है। चौथा है अलग अलग लक्ष्य आधारित स्कोर। सभी संकेतकों के सामान्यीकृत मूल्यों के समांतर माध्य की गणना करके प्रत्येक जिले के कुल प्राप्तांक की गणना की गई है। समग्र स्कोर के तहत लक्ष्य आधारित सभी प्राप्तांकों के औसत के आधार पर सभी जिलों का समग्र एसडीजी सूचकांक स्कोर निर्धारित किया गया है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थागत और प्रक्रियागत सुधारों के माध्यम से नौकरशाही की क्षमता के निर्माण में रूपांतरकारी परिवर्तन लाना है। ये 6 स्तंभों पर आधारित है: नीतिगत ढांचा, संस्थागत ढांचा, योग्यता ढांचा, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क यानी आईगॉट कर्मयोगी, जो कि एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है, ई मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, निगरानी और मूल्यांकन रूपरेखा। ये लोक सेवकों के कामकाज और कार्यप्रणाली को नियम आधारित से भूमिका आधारित में परिवर्तित करने में मदद करेगा। इससे लोक सेवक भविष्य की चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करने में सक्षम हो सकेंगे। मालाबार अभ्यास। भारतीय नौसेना अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार नौसैन्य अभ्यास 2021 में भाग ले रही है। मालाबार अभ्यास नौसैन्य अभ्यास की मालाबार श्रृंखला को वर्ष 1992 में भारत अमेरिकी नौसैन्य अभ्यास के रूप में आरंभ किया गया था। वर्ष 2015 में जापान एक स्थायी भागीदार के रूप में मालाबार नौसैन्य अभ्यास में शामिल हुआ था। वर्ष 2020 संस्करण में ऑस्ट्रेलिया एक भागीदार के रूप में इस सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ था। मालाबार 21 नौसैन्य अभ्यास में सतहरोधी, वायुरोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास और अन्य सैन्य व्यूह अभ्यास तथा सामरिक अभ्यास सहित अनेक जटिल अभ्यास किए जाएंगे। रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रिसिल के अनुसार
देश में मांग रिकवरी के लिए किए जाने वाले उपायों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के अंतर्गत आरबीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण पुनर्रचना सुविधा के लिए कुछ ही ऋण प्राप्तकर्ता उपलब्ध रहे हैं। रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 मई 2021 में व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कोविड संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा के साथ आरंभ किया गया था। ये सुविधा उन संस्थाओं के लिए भी उपलब्ध कराई गई थी जो पहले के पुनर्रचना ढांचे के तहत लाभ उठाने में असमर्थ रही थी और जिनके खाते 31 मार्च 2021 तक मानक खातों के रूप में वर्गीकृत किए जा चुके थे। स्केल यानी स्टीयरिंग कमेटी फॉर एडवांस लोकल वैल्यू एड एंड एक्सपोर्ट, स्थानीय मूल्य वर्धित और निर्यात संवर्धन संचालन समिति, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत पवन गोयनका की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ये समिति 24 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के संबंध में सुझाव प्रदान करेगी। इनमें ऑटो घटक, वस्त्र उत्पाद, समुद्री उत्पाद, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, कुछ इलेक्ट्रिक वाहन, खिलौने और फर्नीचर शामिल हैं। इस समिति ने सरकार से बहुराष्ट्रीय निगमों को संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की संस्तुति की है। साथ ही वर्तमान मुक्त व्यापार समझौते से संबद्ध मुद्दों के निपटान और नए एफटीए के निर्माण की अनुशंसा की है। भुगतान संबंधी आधारभूत संरचना विकास निधि योजना, आरबीआई ने इस योजना के कवरेज का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इस विस्तार के तहत टीयर 1 और टीयर 2 केंद्रों में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के एक भाग के रूप में अभिनिर्धारित स्ट्रीट वेंडर्स को पीआईडीएफ योजना के लाभार्थियों के रूप में शामिल किया जाएगा। पीआईडीएफ का उद्देश्य टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों में भुगतान स्वीकृति संबंधी अवसंरचना की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसमें देश के पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अंतर्गत डिजिटल भुगतान के लिए प्रत्येक वर्ष 30 लाख नए टच पॉइंट्स की स्थापना की परिकल्पना की गई है। मंथन 2021 हैकाथॉन, ये एक विशेष राष्ट्रीय पहल है। ये देश की खुफिया एजेंसियों द्वारा सामना की जाने वाली 21वीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों के समाधान के लिए नवीन अवधारणाओं को विकसित करने और प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करने में मदद करती है। इस 21वीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों में जाली सामग्री पहचान, भविष्य सूचक साइबर अपराध, डेटा विश्लेषण आदि शामिल है। इसे शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के समन्वय में गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा आयोजित किया गया है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, विश्व जल सप्ताह 2021 के अंतिम दिन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिटीज पर एक सत्र का आयोजन किया गया था। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जल उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाला एक अभियांत्रिकी दृष्टिकोण है। इसमें संपूर्ण जल को स्वच्छ करके दोबारा उपयोग कर लिया जाता है और दूषित पदार्थों को ठोस अपशिष्ट में बदल दिया जाता है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के तहत अपशिष्ट जल को मितव्ययी रूप से कम करने और स्वच्छ जल को प्राप्त करने के लिए विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। ये लगभग सभी उत्पादित अपशिष्ट जल को शुद्ध और पुनर्चक्रित करने के लिए उन्नत अपशिष्ट जल या विलवणीकरण उपचार तकनीकों का उपयोग करता है। सोन घड़ियाल, मध्य प्रदेश स्थित सोन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य में घड़ियालों की आबादी में गिरावट आई है। इसका कारण वृहद पैमाने पर अवैध रेत खनन, बांध से जल का असमान प्रवाह और अवैध निर्माण है। घड़ियाल का नाम घड़े से लिया गया है, जो मिट्टी के बर्तन के लिए उपयोग किए जाने वाला एक भारतीय शब्द है। क्योंकि इनके थूथन के अंत में बल्बनुमा उभार मौजूद होता है जो घड़े के समान होता है, इसीलिए इसे घड़ियाल नाम दिया गया है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में और IUCN की लाल सूची में क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। चागोस द्वीप, मॉरिशस ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी UPU के एक निर्णय के प्रति आभार व्यक्त किया है। ये निर्णय चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटिश टिकटों के प्रयोग पर प्रतिबंध आरोपित करने से संबंधित है। हालांकि मॉरिशस वर्ष 1968 में ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त हो गया था, इसके बावजूद चागोस द्वीप समूह अभी भी ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन है। इस द्वीप पर ब्रिटेन और अमेरिका का एक संयुक्त सैन्य अड्डा भी मौजूद है। अगला है मालदीव।
हाल ही में मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत माले और निकटवर्ती द्वीपों विलिंगली, गुलीफालू और थिलाफिशु के बीच एक सेतु लिंक को स्थापित किया जाएगा। भारतीय निर्माण कंपनी एफकॉन्स को परियोजना को पूर्ण करने का दायित्व सौंपा गया है। अगला है जामनगर, गुजरात। उड़े देश का आम नागरिक योजना यानी उड़ान के तहत जामनगर में क्षेत्रीय संपर्क आरंभ कर दिया गया है। 100 से अधिक मंदिरों की उपस्थिति की वजह से जामनगर को छोटी काशी भी कहा जाता है। जामनगर अपने 4 संगमरमर जैन मंदिरों जिसमें कि वर्धमान शाह मंदिर, रायसी शाह मंदिर, सेठ मंदिर और वासु पूज्य स्वामी मंदिर के लिए भी जाना जाता है। इसे 4 धामों में से एक मोक्षपुरी शहर द्वारका का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पहले इसे पीतल शहर के रूप में जाना जाता था। वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी की उपस्थिति की वजह से इसे विश्व के तेल शहर का दर्जा भी दिया गया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए, टीकाकरण अवश्य करवाइए और बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।